नमस्कार, आप सभी का एजुकेटिव हब पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टुअर्ट क्लोज फिलॉसफी, द जीनियस ऑफ होम्योपैथी, चैप्टर नंबर 8, जनरल पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी। तो जनरल पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी में पहला ही हेडिंग है थ्योरी ऑफ द क्रॉनिक डिसीजेस। तो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज से पहले इन्हें क्या कहा है, ह्यूमन पैथोलॉजी जो साइंस की ब्रांच है वो उसके डेफिनेशंस के माध्यम से इन्हें बात की है। तो ह्यूमन पैथोलॉजी इज अ साइंस विच ट्रीट्स ऑफ डिजीज ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन पैथोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें लिविंग ह्यूमन बीइंग्स की एबनॉर्मल कंडीशन की स्टडी की जाती है। अब ह्यूमन पैथोलॉजी को इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया है, जनरल पैथोलॉजी एंड स्पेशल पैथोलॉजी। स्पेशल पैथोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल कौन सी, विच डील्स विद द इंटरनल मॉर्बिड कंडीशन, जो इंटरनल मॉर्बिड कंडीशन के साथ डिपेंड है, उसको कह दिया हमने मेडिकल ब्रांच, स्पेशल पैथोलॉजी की मेडिकल ब्रांच। सर्जिकल जो एक्सटर्नल मॉर्बिड कंडीशंस के साथ काम कर रही हैं उसको कह दिया हमने सर्जिकल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी का स्पेशल पैथोलॉजी से वही रिलेशन है जो फिलॉसफी का स्पेशल साइंस से है। अब बात करें कि मॉडर्न पैथोलॉजी की फाइंडिंग है, मॉडर्न पैथोलॉजी की फाइंडिंग और कंक्लूजन जो आया है वो लार्जली मेडिकल स्कूल है उसने एक्सेप्ट किया है। चूंकि इसका क्राइटेरिया देखेंगे तो हैनीमन सर ने पहले ही इसका रिलेशन सेट किया था जब उन्होंने थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज का डिटेल दिया, और उन्होंने ये कहा था जो कॉमन कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है, उसमें वेरिएशन बार बार डिफरेंशिएशन आ रहे हैं। जो पर्टिकुलर पर्सन की कंडीशन में जो वेरिएशन और डिफरेंशिएशन आ रहे हैं वो उसमें उसकी होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं कि जो होम्योपैथी हम देखते हैं कि स्पेशल जो डिपार्टमेंट है उसमें फॉर्मेशन ऑफ फेवर पे डिपेंड करता है। एक तो इसीलिए जो जनरल पैथोलॉजी है वो होम्योपैथी पे डिपेंड है, क्योंकि स्पेशली इन्हें क्रॉनिक डिसीज को लेके ही सब कुछ क्या, तो क्रॉनिक डिसीज डील करती हैं जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं उनको। अब जो होम्योपैथी का फंडामेंटल है वो मेडिकल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब होम्योपैथी का फंडामेंटल लॉ क्या है, लॉ ऑफ सिमिलिया, सिमिलियस क्यूरेंटर, सिमिलियस क्यूरेंटर या लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक। और जो अदर साइंस ऑफ उसका है उसको ह्यूसन ने भी ये कहा है कि क्यूरेंटर और क्यूरेंटर का डिफरेंस बहुत कंफ्यूज करता है। जो हिपोक्रेट्स का था वो क्यूरेंटर था और जो हैनीमन सर का है वो क्यूरेंटर है। उसमें लाइक क्योर लाइक था हिपोक्रेट्स वाले में, और उनसे ही प्रेरित होकर हैनीमन सर ने इसको बताया है। तो जो हैनीमन सर का है वो लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के आधार पे ये इसका अदर मेडिकल से डिफरेंशिएशन है। अब मॉडर्न साइंस का व्यू क्या देखते हैं, मॉडर्न साइंस का जो व्यू है वो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा रहता है। वो वाइटल प्रिंसिपल्स हैं हमारे या वाइटल फोर्स है उसके प्रेजेंस पे विश्वास नहीं रखते। मटेरियलिस्टिक फैक्ट पे या जो थ्योरी आई है मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, उनमें दिखाई देना चाहिए, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आना चाहिए, या कोई ऐसी व्यू आना चाहिए जिस वजह से ये चीज हुई है। मटेरियल मतलब कोई कॉज है जो हमें व्यूएबल होना चाहिए, उस पे वो विश्वास रखते हैं। इसके साथ जो मेथड है मेडिसिनल प्रिस्क्राइबिंग का वो क्योर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, उससे क्योर नहीं होता है, क्योर के लिए इनसफिशिएंट है, और कई बार ये हार्मफुल भी हो सकता है, कहीं ना कहीं अदर ऑर्गन्स पे इफेक्ट लाता है। अब जो हैनीमन सर का व्यू है वो वाइटल फोर्स पे वाइटलिस्टिक व्यू है, सब्सटेंशियलिज्म पे आधारित है। सब्सटेंशियलिज्म को
क्लोसन ने चैप्टर नंबर 3 स्कूल ऑफ फिलॉसफी में अच्छे से बताया। तो इनने सब्सटेंस यानी कि वाइटल फोर्स मतलब ऐसा मटेरियल जो स्पिरिचुअल है, ऑटोक्रेटिक है, ऑटोमेटिक है। अब डॉक्टर एनिमनसन ने जो ऐसे ही सिक्स एडिशन आया था ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का, 5th एडिशन तक वाइटल फोर्स था, लेकिन वो जैसे ही 6 आया वो वाइटल प्रिंसिपल में आया। इसी वाइटल फोर्स की थ्योरी से, इसी वाइटल फोर्स के आधार पे, वाइटल प्रिंसिपल्स के आधार पे डायनामिक थ्योरी ऑफ डिसीज का जनरेशन हुआ है। जो डायनामिक थ्योरी ऑफ डिसीज है वो बेस करती है पैथोलॉजी पर। क्या बेस करती है? डिसीज इज ऑलवेज प्राइमरली और मॉर्बिड डायनामिक डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल एंड अपॉन द एंटायर थेराप्यूटिक सिस्टम बेस्ड इन द गवर्निंग लॉ ऑफ सिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया पे सारा का सारा डिसीज या जो सिम्टम्स की चेंजेस आ रहे हैं, जो टोटालिटी आ रही है, वो सब कुछ बेस करता है। और जो एंटायर थेरापेटिक्स है वो लॉ ऑफ सिमिलिया पे है। अगर लॉ ऑफ सिमिलिया का फॉलो कोई भी मेडिसिन या कोई भी फिजिशियन नहीं कर रहा है तो वो क्योर के डायरेक्शन में नहीं जा सकता। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीजन, थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। इनको फॉलो नहीं करेंगे तो डिसीज क्योर नहीं होने वाली है। जिसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ सिमिलिया है उसका आधार है डिसीज लेवल ऑफ वाइटल प्रिंसिपल्स, डायनामिक डिस्टर्बेंस का रिजल्ट है। जो वाइटल प्रिंसिपल्स में का जो डिसीज लेवल है या डिसहार्मोनी इन वाइटल, डिसहार्मोनियस प्लेइंग ऑफ वाइटल फोर्स जो है, हार्मोनियस प्लेइंग वाइटल फोर्स की नहीं है, अनइजीनेस है। वो कंडीशन क्या करता है? डायनेमिक डिस्टर्बेंस कर देता है वाइटल फोर्स में। वो डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स डिसीज कहलाता है। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक मियाज्म को एक्सप्लेन करते हुए एनिमनसन ने यही कहा है कि जो थेराप्यूटिक को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें अनसिस्टमाइज्ड जो डाटा है वो क्या करता है? सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज होता है। इस सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज होने पर यूजफुल मटेरियल को रिड्यूस करता है। जो यूजफुल मटेरियल को रिड्यूस किया है वो ये क्लासिफाई करते हैं कि आपने जो इनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है वो जनरल प्रिंसिपल पे आधारित है या नहीं है। जनरल प्रिंसिपल के आधार पे ही इनने यूजफुल मटेरियल और जनरल प्रिंसिपल के आधार पे ही इसको क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज में किया है। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो मेनली डिपेंड था ऑक्यूपेशनल और ड्रग डिसीज, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस पे। किसका? क्रॉनिक मियाज्म का। और ऑक्यूपेशनल और ड्रग डिसीज या इंडिस्पोजिशन भी इसको हम मानते हैं, इसका लगभग रिलेटिव है। डिसीज की ट्रू क्रोनिक डिसीज नहीं होती है। पहली बात तो ये है। इसका कॉज रिमूव किया जा सकता है। जैसे ही ये डिसअपियर होगा आप अपनी हेल्दी कंडीशन में आ सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास की बात करें, इसमें क्या होता है? वेनरल डिसीज इंक्लूड की गई है इसी क्लास में। अब डिसीज के एंशिएंट फॉर्म में ह्यूमन में जो सफरिंग्स हुई हैं वो वेनरल डिसीज के कारण हुई हैं। वेनरल डिसीज में जब सिफिलिस की बात करेंगे तो जो लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं वो फंडामेंटल कॉज पे माना गया है। मैनी डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी वेनरल डिसीज रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन एक नॉन वेनरल डिसीज होती है जिसे कहते हैं फंडामेंटल और मदर मियाज, फंडामेंटल और मदर ऑफ ऑल मियाज, जिसको कहते हैं सोरा, नॉन वेनरल होता है। जैसे गोनोरिया की बात करें तो एनिमनसन के पहले के समय तक डिसीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। पहली बात तो ये है कि एनिमनसन ने गोनोरिया की डीप स्टडी की तो और उसके जो लोकल या ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट के कारण डिसीज के जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं उसी को उनने एक्सप्लेन किया है।
और उसको ऑब्जर्वेशन किया। जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन थे या ट्रॉपिकल एप्लीकेशन थे, स्किन एप्लीकेशन थे, उनमें मैकेनिकल ट्रीटमेंट के द्वारा या ट्रॉपिकल एप्लीकेशन दिया या मैकेनिकल ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद जो कंडीशन वर्स हो जाती है, उस कंडीशन की वर्स से साइकोसिस का डेवलपमेंट होता है। जो कंडीशन डेवलप होती है, जो वर्सिंग कंडीशन डेवलप हुई है, उसको साइकोसिस का या फिगवार्ड या कॉन्डाइलोमेटा। जो कॉन्डाइलोमेटा है, इसका कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम से भी देखा गया है और यह हैनीमन की कई क्लासेस में प्रूव भी किया है। हैनीमन सर ने क्या कहा है कि जो पहले तो जो नॉन वेनरल है वो दोनों हो गई, सिफिलिटिक दोनों वेनरल हैं, दोनों ही जेनेटिक लेवल पे इफेक्ट लेके आएंगे। सोरा मियाज़ का बेसिक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको देखिए, आप उसको समझिए, फिर इसके बाद इसको देखिए। क्योंकि सोरा क्या फंडामेंटल मियाज़ में बेसिक डेवलपमेंट, जिस जगह पे साइकोसिस सिफिलिस नहीं है, साइकोसिस एंड सिफिलिस नहीं है, कोई और चीज है जो डिसीज का जनरेशन कर रहा है, तो वो नॉन वेनरल मियाज में, जिसको फंडामेंटल मियाज में कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके आपको डिसीज का जनरेशन करवा रहा है। अब बात करें हैनीमन सर ने क्या निकाला है कि दे कॉन्स्टिट्यूट इज अ डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूशनल वेनरल डिसीज एंड क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम सिफिलिस एंड सिंपल नॉन यूरेथ्रल यूरेथ्राइटिस। मतलब ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है डेफिनेट एंड डिस्टिंक्ट की इन्फेक्शन है और कॉन्स्टिट्यूशनल वेनरल डिसीज है, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। इन्फेक्शियस डिसीज से साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फेक्शन तो है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से दोनों में इन्फेक्शन फैलता है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी कि फंडामेंटल कॉज की बात करें, फंडामेंटल कॉज में तीनों है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, तीनों का बेसिक इसमें अवेलेबल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी एक वैरायटीज हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फिजिकल एंड मेंटल मेकअप होगा पर्सन, फिजिकल मेंटल मेकअप ऑफ अ पर्सन में क्लियर डिवाइडेशन दिया है कि आपको उसका टेम्परामेंट, उसका रिलेशन एंड हीट एंड कोल्ड, डिजायर्स एंड एवर्जन, उसकी हैबिट्स, उसका पर्टिकुलर साइड एफिनिटीज एंड अदर जो डायथेसिस है एंड अदर जो क्राइटेरिया, वो सारे क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। अब इसके साथ कहीं ना कहीं ये कंडीशन डेवलप हो रही है कि उस कंडीशन के बाद वो किस चीज का डेवलप कर रहा है, नॉन वेनरल उसका बेसिक में, नॉन वेनरल कहीं ना कहीं लेके आ रहा है किस चीज को, नॉन वेनरल से सोरा मियाज का जनरेशन हो रहा है। सोरा ब्याज नॉन वेनरल होता है, उसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन से कोई रिलेशन नहीं होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन से दोनों मियाज में होती हैं, साइकोसिस एंड सिफिलिस। इसके बाद इन्होंने कहा क्या है कि स्पेसिफिक लिविंग में देखेंगे, जब स्पेसिफिक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, उनकी प्रेजेंस से नई पैथोलॉजी जनरेट हुई है। इन्होंने साइकोसिस को लेकर एक पॉइंट भी दिया है कि जब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यू पैथोलॉजी इज फॉर्म, इज कॉल्ड साइकोसिस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो लिविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनकी वजह से एक पैथोलॉजी डेवलप हुई है। उस पैथोलॉजी को क्या कहा है, साइकोसिस। साइकोसिस पे विशेष जोर दिया है। सिफिलिस एंड साइकोसिस के वेनरल सिम्टम के अलावा कई नॉन वेनरल सिम्टम हैं जो एक्यूट और क्रोनिक दोनों फॉर्म में जो ह्यूमन है या मैनकाइंड है उसको अफेक्ट कर रहे थे, तो उनको हमने नॉन वेनरल ब्याज में रखा। नॉन वेनरल ब्याज यानी कि सोरा में रखा जाता है। हैनीमन सन के क्लासिफिकेशन ने यह प्रूव किया है कि जो डिसीज है उसके डिफरेंशिएशन प्लेन को डेवलप किया है। 4 डिफरेंट प्लेन के अकॉर्डिंग उनने पूरे ग्रुप को डिवाइड कर दिया क्रोनिक मियाज के थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज में। पहला तो ऑक्यूपेशनल डिसीज, दूसरा सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। ऑक्यूपेशनल डिसीज का हमने क्राइटेरिया आपको बता दिया, ट्रू क्रोनिक डिसीज नहीं होती है,
इनके लिए मेडिसिनल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई डिरेंजमेंट होता है, इसकी वजह से ये होता है। रिलेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी टू होम्योपैथी, दिस ब्रिंग अस अ कंसिडरेशन ऑफ Hahnemann's approach making discovery of specific living microorganisms as the cause of infectious disease such as cholera and the venereal diseases and of the relation of bacteriology to homeopathy। डॉक्टर हैनीमन ने स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने कहा है कि जो कॉलेरा एंड वेनेरल डिसीज के कॉज के बारे में एक्सप्लेन जब उन्होंने किया था तो पीछे जाएंगे। वेनरल डिसीज के एक्सप्लेनेशन ने कहा था कोई लिविंग स्पेसिफिक लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। वो पैथोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी का जनरेशन, जैसे कि सिफिलिस के लिए ट्रिपनोमा पैलिडम, साइकोसिस के लिए नाइजीरिया गोनोरी, ये बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। आज के समय में बैक्टीरियोलॉजिक साइंस ने लॉन्ग पीरियड तक रिसर्च के बाद भी स्लो अप्रूवमेंट के बाद जो गोल्स हैं वो अचीव किए, लेकिन डॉक्टर हैनीमन के जो गोल थे करीब हाफ सेंचुरी से पहले ही उनने अचीव कर लिए थे। उनने प्रोफाइलैक्सिस, सैनिटेशन, हाइजीन आदि के बारे में गाइड कर दिया था। डॉक्टर हैनीमन ने काफी पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जो मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजिकल डिसीज हैं, वो उससे आगे कुछ नहीं है, लेकिन उनके लिए जो बेसिक कंडीशंस हैं उनका चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे हाइजीन से अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो कोई ना कोई इंफेक्शियस डिसीज आ ही जाएगी। जो वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए लें तो लार्जेस्ट एंड मोस्ट वाइडली एडेप्टेड थ्योरी है प्रैक्टिस एंड ग्रोइंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के लिए। इसका जो रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटीज हैं उनने इसको रेगुलेटरी मेडिसिन के लिए यूज किया, लेकिन इसको उस रेगुलेटरी मेडिसिन में उनने फेल्यूर पाया। डॉक्टर ईपी एंसर्स ने कहा था किसमें, द होम्योपैथिक रिकॉर्डर में, उनने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा था कि टू पुट ब्लेम ऑन द फेल्यूर अपॉन द मैन्युफैक्चर पे उनने ब्लेम किया, लेकिन उनने क्या किया, वैक्सीन थेरेपी वाज बोर्न इन इनरमोस्ट चैम्बर्स ऑफ लेबोरेटरी साइंस के इनरमोस्ट चैम्बर से जो डेवलपमेंट हुआ वो वैक्सीन थेरेपी का हुआ था। डॉक्टर मैक कॉन्की ने डॉक्टर हैनीमन की थ्योरी को बैक्टीरियोलॉजी की से रिलेटेड कर स्टडी की एवं एंड में यह पाया कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेट होते हैं, और जो भी थ्योरीज हैं वो सब अदर जो थ्योरीज है वो सब फॉल्स है, गलत है। क्योंकि सोरा क्रॉनिक नॉन वेनरल डिसीज है, वो अदर कॉज जो डिसीज का कॉज है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हैनीमन इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इन्फेक्शन के पैरासाइटिकल नेचर को परसीव किया, उससे एक्सप्लेन किया। लेप्रोसी, सिफिलिस, गोनोरिया, टाइफॉइड, इन अदर क्रोनिक डिसीज को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। हैनीमन हेल्ड दैट ऑल क्रोनिक डिसीज आर डेरिवेड फ्रॉम प्राइमरी इन्फेक्शियस पैरासाइटिक सोर्सेस। हैनीमन ने कहा जो सारी क्रोनिक डिसीज है उनका बेस क्या है, थ्री प्राइमरी इन्फेक्शियस पैरासिटिक सोर्सेस हैं, जो क्या है, क्रोनिक मियाज। इनका ओरिजिन फाउंडेशन किससे हुआ है, क्रोनिक मियाज से हुआ है। वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। हैनीमन ने यह भी बताया कि सभी क्रोनिक डिसीज 3 सोर्सेज के डेरिवेटिव होती हैं, वो क्रोनिक डिसीज को डेवलप करती हैं, और कंसिस्टेंसी धीरे धीरे ग्रो करती है, लाइफ के साथ ग्रो करती है, और इवन मोस्ट रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसे डिमिनिश नहीं कर सकती। सबसे जो हाई पावर का या रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसको
डिमिनिश नहीं कर सकते हम, और ये क्रोनिक डिसीज अपने आप खत्म नहीं होती, इसके लिए या डेथ तक इंक्रीज होती रहती है। इसके लिए कोई जो क्रोनिक मियाज या कोई भी ऐसी चीज है जो इसके लिए जिम्मेदार है, उस चीज की हमें स्टडी करना है और उसके बारे में हमें उसका परफेक्ट बताना है कि ये क्या है, कौन सा मियाज में इसके लिए जिम्मेदार है। ऑल रिमेनिंग नेचुरल डिसीजेज वेदर विद द नेम्स ऑफ यूनिटी ऑफ देम एंड फाइंड आउट द सोरा इज द रियल ऑरिजिन। सब कुछ बेसिक, सारी बेसिक उसमें देखा लेंगे। सोरा इज द बेसिक मियाज, उनको कैसे निकाला। उनके बाद हमने देखा है कि ड्रग एंड ऑक्यूपेशनल डिसीज में भी सोरा है, इन्फेक्शियस वेनरल डिसीज उसका भी बेस सोरा है, अदर नेचुरल क्रॉनिक डिसीजेज आई उसका भी बेस सोरा है। सारी की सारी डिपेंड है प्राइमरी कॉज पे। प्राइमरी कॉज क्या है? सोरा। डॉक्ट्राइन ऑफ लेटेंसी की बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ लेटेंसी, एनिमल सर ने बताया सोरा साइकोसिफिलिसिस में से किसी भी पर्सन में लॉन्ग पीरियड तक लेटेंट कंडीशन में ये रह सकती है, क्रोनिक मियाज लेटेंट कंडीशन में रह सकती है। जब कंडीशन आती है तब लेटेंट मियाज अराउज होते हैं, आते हैं, और यह जर्म कंडीशन से डेवलप होते हैं। हो सकता है लेटेंसी में, लेटेंट डॉक्ट्राइन ऑफ लेटेंसी लॉन्ग पीरियड तक अपोज किया जा सकता है, लेकिन बाद में यह एक्सेप्ट कर लिया गया। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेटेंसी है बहुत लंबे समय तक इसका अपोज किया गया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाद में आज के समय में यह प्रूव हुआ है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका इन्फेंट के समय से ही जो उसका इन्फेक्शन है वो इन्फेंट के समय में हो सकता है, लेकिन बाय लेटेंट कंडीशन में रहता है। लेकिन एक सर्कमस्टेंसेस डेवलप हुए, उसको कंडीशन मिली और वो अपने आप में डेवलप हुआ, मैनिफेस्ट किया। अब सोरा की कंडीशन है जिसमें भी एक लेटेंट सोरा की कंडीशन आती है, उसमें भी यही बताया गया कि सोरा की जो लेटेंट स्टेज है उसे लगता नहीं है, इसके सिम्टम हाइड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यही कहीं ना कहीं उस तरीके के सिम्टम डेवलप कर देता है जो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, कि ये उस कंडीशन को डेवलप कर देता है। हाइड कर रखे थे, हाइडनेस ऑफ द सिम्टम्स भी लेटेंसी ही मानी गई। लेटेंट कंडीशन मतलब हाइडनेस है। अब बात करते हैं मेटास्टेसिस की। सोरा सभी इन्फेक्शंस या इन्फेक्शियस डिसीजेज सभी क्रोनिक मियाज में सबसे कॉमन है, और सबसे ज्यादा क्रोनिक डिसीज या कह दें कि सभी क्रोनिक डिसीज सोरा के कारण ही होती हैं। According to Hahnemann, the disease by metastasis from the skin cause the external palliative treatment and attack the internal organs and causes a multitude of chronic diseases. Causes a multitude of chronic diseases. The body, क्या है इसका मतलब? मेटास्टेसिस क्या है? स्किन से कॉज होगी और एक्सटर्नल पैलिएटिव ट्रीटमेंट के कारण होगी और इंटरनल ऑर्गन तक पहुंचेगा, जो डिसीज डायरेक्शन है, ये क्रोनिक डिसीज है। लेकिन मेटास्टेसिस का अर्थ निकालेंगे तो यह है कि जो डिसीज है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर हो रहा है। मॉडर्न समय में मेटास्टेसिस को एक्सेप्ट किया गया, जो कि हैनीमैन ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। जो हैनीमैन की टीचिंग्स हैं वो पहले से ही कंफर्म थी कि वो जो भी कंडीशन डेवलप हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं पैथोलॉजी भी जिम्मेदार है। अब बात करते हैं द आइडेंटिटी ऑफ सोरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। हैनीमैन ने क्या कहा है कि जो कंजम्पशन है ट्यूबरकुलोसिस, थाइसिस एंड कंटिन्यूअल स्पाज्मोटिक अस्थमा या प्लूरिसी या विदाउट कलेक्शन ऑफ पस, हेमोप्टाइसिस, सफोकेटिव ब्रोंकाइटिस, इन सब के लिए जो बेस है वो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलर चेस्ट है या कोई लंग डिसीज है, इसका भी कारण सोरा ही है।
और भी कई डिसीजेस हैं जैसे हाइड्रोसेफेलस है, सेरेब्रल सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस है, ऑप्थेल्मिया है, कैटरैक्ट है, टॉन्सिलाइटिस है, सर्वाइकल रेटिनाइटिस है, ओटाइटिस है, एपिलेप्सी, एपोप्लेक्सी, पैरालिसिस, बोन जॉइंट डिसीज एंड अदर सो मेनी डिसीजेस। इन सभी डिसीजेस को भी नोन वेक्टर नहीं है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो ट्यूबरकुलर ओरिजिन है, और जो ट्यूबरकुलोसिस का ओरिजिन है वो सोरा है। इसीलिए J.H. एलेनसन ने ट्यूबरकुलर मियाज्म पर ज्यादा स्टडी की है। ट्यूबरकुलर मियाज्म को कहती है स्यूडो सोरा। आसलर ने कहा है कि ट्यूबरकुलोसिस, एनिमल सर से एग्री हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ट्यूबरकुलोसिस द मोस्ट यूनिवर्सल सोर्सेज ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस में सबसे ज्यादा यूनिवर्सल सोर्स है, ये सबसे ज्यादा मिलने वाला है। सैब्रोट्स ने कहा है लेप्रोसिस ट्यूबरकुलर डिसीज, लेप्रोसिस ट्यूबरकुलर। इसी लेप्रोसिस के डिवाइडेशन में देखा ट्यूबरकुलर लेप्रोसिस और लेप्रामेटस लेप्रोसिस, दो टाइप के डिवाइडेशन बताए गए हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब कंसीडर करेंगे ट्यूबरकुलोसिस को और सोरा को फंडामेंटल डिसीज के रूप में, क्योंकि जो सेकेंडरी डिसीज होगी वो इसके जनरेशन के बाद ही डेवलप होगी। पहले ही कहा है फंडामेंटल कॉज, सोरा इज अ फंडामेंटल कॉज या फंडामेंटल म्याद या मदर ऑफ ऑल म्याद। बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिसीज। पहले तो लाइफ इज अ स्टेट एग्जिस्टेंस बिटवीन द कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनल टू। लाइफ क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एकोमोडेशन या बैलेंस कंडीशन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। जो हेल्थ में रह रहा है अपने सोसाइटी के आधार पे या अदर फिजिकल बॉडी के आधार पे, सारे उसके काम एक क्रम में चल रहे हैं, उसको हमने क्या कह दिया? बैलेंस कंडीशन ऑफ, इसको लाइफ कह दिया हमने। अब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली एक्सपोज एट एवरी स्टेजेस एंड एग्जिस्टेंस। कोई भी पर्सन है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए उसका जो इन्वायरमेंटल है उसमें रिएक्शन होना जरूरी है। अब जो इन्वायरमेंटल के रिएक्शन का वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, वो उसकी ससेप्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसके लिए ससेप्टेबिलिटी जिम्मेदार है। अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें सोसाइटी के अनुसार चलना पड़ेगा, या हमें हमारे अनुसार तो सारे लोग बदलेंगे नहीं। अगर हम बेटर काम कर रहे हैं तो हमारे अनुसार लोग चेंज होंगे। अगर हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे या कोई व्यू अलग है हमारा, अगर वो सही नहीं है तो कोई हमारे रास्ते पे आने वाला नहीं है। डिसीज अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल इंजरी, मैकेनिकल वायलेंस एंड टॉक्सेमिया resulting to chemical changes in the injured tissues brought from mechanical interference and circulatory and so many changes body में आएंगे। डिसीज अगर केमिकल एजेंट की वजह से हो रही हैं तो डायरेक्ट फिजिकल इंजरी भी कर सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू भी कर सकती है। ये बात कोरोसिव पॉइजन है तो उसमें डायरेक्ट टिश्यू इंजरी भी होती है और टिश्यू का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। डिसीज मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा की वजह से हो तो कहीं ना कहीं बॉडी में टॉक्सिकोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। बॉडी में अलग टाइप के हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये हुआ हमारा थ्योरी ऑफ डिसीज। मेडिसिन प्रोड्यूसिंग, हाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पॉइंट ऑफ व्यू पीछे ऑर्गेनाइज से लिया गया कि जो किसी भी ड्रग की डिसीज क्यूरेटिंग पावर है वो पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द डिसीज के बराबर होती है। द क्यूरेटिव पावर ऑफ द मेडिसिन इज इक्वल टू डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर, मतलब डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर और डिसीज क्यूरेटिंग पावर बराबर होती है। ये एक अपरिचित का क्राइटेरिया है और ये सब कुछ डिपेंड करता है लॉ ऑफ सिमिलिया या सिमिलिया सिमुलस क्यूरेंटर पर। इसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू हमारा इडियोसिंक्रेसी और ड्रग डिसीजेस पे। इडियोसिंक्रेसी और इनका व्यू एनिमेशन ने अप्रैल नंबर 30, 31, 32 से लिया है। इनमें ने कहा है कि जो ससेप्टिबिलिटी है पर्सन की, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अपियर होने पे या कोई मेडिसिन में चेंजेस आने पे, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके आधार पर कोई भी पावरफुल इन्फ्लुएंसेस आया
उसने बॉडी को अफेक्ट किया तो वो मॉर्फिफिक चेंजेस आएंगे, नेचुरल मॉर्फिफिक एजेंसी द्वारा कोई डिसीज प्रोड्यूस होगी, वो सुइटेबल होगी, कोई भी मेडिसिन क्योर कर सकती है, लेकिन उस मेडिसिन की जो डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर है वो डिसीज क्यूरेटिंग पावर के बराबर होना चाहिए या सिमिलर होना चाहिए, सिमिलियस क्यूरेंटर के आधार पे होना चाहिए। सब कुछ डिपेंड करता है पर्टिकुलर पर्सन की ससेप्टिबिलिटी पे, उसकी ससेप्टिबिलिटी कैसी है। ससेप्टिबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू इनका आगे मैं अगले चैप्टर में आपको दूंगा, आगे अब वीडियो अपलोड करूंगा ससेप्टिबिलिटी पे, उसमें इसका क्राइटेरिया मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इनने इसमें इसी बात को लेके बात की है कि जो डिसीज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो पॉसिबल कॉज ऑफ डिसीज है, पॉसिबल कॉज ऑफ डिसीज है वो जनरली डिपेंड करता है बेसिक म्याज पे। म्याज में क्या बेस क्या है उसका, क्रॉनिक म्याज में मतलब क्रॉनिक डिसीज है तो फंडामेंटल कॉज है क्या, कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज है तो उसमें डिस्पोजिशन कंडीशन है क्या, उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या कर रही है, ससेप्टिबिलिटी के आधार पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी ससेप्टिबिलिटी में डिरेंजमेंट हुआ, उसकी ससेप्टिबिलिटी में क्या चेंजेस आए हैं, इसकी वजह से वो डिसीज में गया है, डिसीज से हेल्थ में आए हैं, ये सारे क्राइटेरिया इसमें बताए गए हैं। और ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन पर्टिकुलर हेल्थ से, पर्टिकुलर डिसीज से, पर्टिकुलर लाइफ में, पर्टिकुलर क्योर में, एंड सो मेनी क्राइटेरिया। ससेप्टिबिलिटी इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, डिसीज कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, पर्टिकुलर पर्सन किस चीज के लिए ससेप्टिबिलिटी है। इसी के लिए हम डायसिस के बारे में बात करें। डायसिस क्या है, डायसिस है उसकी प्रोन कंडीशन कि वो किस चीज के लिए प्रोन है। तो ये हो गया ससेप्टिबिलिटी का क्राइटेरिया। ये हमारा पहला चैप्टर। बेस क्या है, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज। थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज में क्रॉनिक म्याद मतलब डिसीज का कॉज, 4 बेसिक कॉज को लेकर इन्हें कहा है। पहला ऑक्यूपेशनल डिसीज और ड्रग डिसीजेस या इंडिस्पोजिशन, उसके बाद दूसरा है सोरा, फिर साइकोसिस एंड सिफिलिस। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको कुछ समझ में आया, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।